नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सीपिया और इसका दूसरा नाम है कटल फिश। कटल फिश एक्चुअल में ये फिश जो है वो फिश नहीं है, ये जो है फॉल्स फिश है। एक्चुअल मछली जो होती है, वास्तविक मछली जो होती है, उसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं और उसके अंदर फिन पाए जाते हैं, जबकि ये जो है इसमें लंग्स ही पाए जाते हैं, इसमें फिन नहीं पाए जाते। इसलिए इसका कॉमन नेम जो है वो कटल फिश कहलाता है। सीपिया के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो क्लासिफिकेशन इसके अंदर फाइलम इसका मोलस्का के अंदर वे एनिमल आते हैं जिनका सॉफ्ट बॉडी होती है और शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य या आंतरिक कवच पाया जाता है, और शरीर में सिर, प्रावार, पाद और विसर्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और देह गुहा इसकी सम्मानित होती है। रेस्पिरेशन जो है गिल्स या फुसफुस के द्वारा होता है, और उत्सर्जन मेटानेफ्रीडिया या किडनी के द्वारा होता है, और मुख के अंदर रेडुला उपस्थित होता है। ये मुख्य रूप से मोलस्का की पहचान होती है। इसी क्लास है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर कवच बाहर नहीं होता, इसमें कवच जो होता है वो आंतरिक होता है, और सिर स्पष्ट और बड़ा होता है, और सुविकसित आईज पाए जाते हैं। नेत्र जो है सुस्पष्ट पाए जाते हैं, और सिर के ऊपर टेंटाकल्स पाए जाते हैं, और ये टेंटिकल्स जो है वो साइफन के रूप में पाद पाया जाता है, और मुख में रेडुला पाया जाता है, और ये एकल और समुद्र प्रवासी, और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ऑर्डर डेकापोडा। डेका का मतलब होता है इसके अंदर 10 टांगे पाई जाती है। पोडा का मतलब, डेका का मतलब 10 और पोडा का मतलब टांगे। इसके अंदर 10 टांगे पाई जाती है। इसका नाम जो है वो जीनस जो है वो जीनस सीपिया है, और इसका नाम, इसका कॉमन नेम जो है वो कटल फिश होता था। बात हम हैबिट और हैबिटेट की करते हैं, तो ये एक समुद्र में पाया जाने वाला जंतु है। सामान्यतया ये किनारे की ओर छिछले जल में पाया जाता है। गर्म समुद्र जैसे भूमध्य सागर के अंदर भी ये पाया जाता है। ये बहुत अच्छा तैराक है। इसमें यह अपने पंख और साइफन की सहायता से जल में पिचकारी छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर तैर सकता है। तैरते समय या समुद्र में पेंदे पर विश्राम के समय यह समूह में पाई जाती है। यह एक शिकारी प्रवृत्ति का मांसाहारी जंतु है। ये शिकारी प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति जो है शिकारी की होती है और मांसाहारी होती है। शिकारी और मांसाहारी कॉर्निवोरस एनिमल्स है। ये मछली, केकड़े, थ्रिप्स, प्रॉन आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। शत्रु को धोखा देने के लिए यह गहरे रंग की स्याही छोड़ देता है, गहरे रंग की इंक छोड़ देता है, जिससे कुछ समय तक शत्रु को कुछ दिखाई नहीं देता है और वहां से यह हट जाता है। प्रजनन सर्दियों या गर्मियों के मध्य में होता है। प्रजनन के दौरान ये जाति के अनुसार गर्म या छिछले जल में चले जाते हैं। अन्य सिपेलोपोड्स की तरह कटल फिश में भी वातावरण के अनुसार रंग बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसके अंदर जो रंग बदलने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो लुमिनेसेंस कहलाती है। लुमिनेसेंस यानी संदीप्तशीलता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अपन, बाह्य आकार की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो कटल फिश या सीपिया का शरीर मांसल, द्विपार्श्व समेत पार्श्व से प्रतिरूप से चपटा होता है। शरीर लंबा और पर्च चीरे की ओर संकड़ा होता है। इसके अग्र और पर्च चीरे वास्तव में शरीर के पृष्ठ और अधर सिरों को निरूपित करते हैं। यह रंग परिवर्तनशील होता है। इसके शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग होता है इसका हेड, और दूसरा भाग होता है इसका ट्रंक, धड़, और दोनों भाग आपस में एक संकड़ी ग्रीवा द्वारा जुड़े रहते हैं। बात हेड की बात करते हैं तो हेड जो है ये शरीर की एक प्रमुख संरचना होती है। सिर के पार्श्व में एक जोड़ी बड़े और सुविकसित नेत्र पाए जाते हैं, 1 पेयर आईज, वेल डेवलप्ड, और सिर के स्वतंत्र सिरे पर मुख पाया जाता है। मुख के चारों तरफ 5 जोड़ी, मुख के चारों तरफ 5 जोड़ी पेशीय परिमुखीय उपांग पाए जाते हैं। इसमें से 4 जोड़ी छोटी व मजबूत
भुजाएं होती है, एक जोड़ी लंबे व स्पर्शक होती है। 5 जोड़ी होती है, 5 के अंदर से एक तो इसके अंदर क्या होता है कि लंबा टेंटिकल्स होता है और 4 जोड़ी छोटी होती है। स्पर्शक आधार पर उपस्थित वृत्त में खींचने योग्य होते हैं। स्पर्शक शिकार को पकड़ने और मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। 8 भुजाएं अधर सतह पर और आधार की तरफ इंटरब्रेंकियल वेब द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। भुजाओं की आंतरिक चपटी सतह पर 4 लंबवत पंक्तियों में उपस्थित चूसक पाए जाते हैं। ये चूसक एक पेशीय सिलसिले प्यालेनुमा संरचना होती है जिस पर एक हॉर्नी रिंग पाई जाती है। प्रत्येक चूसक एक छोटे एवं मोटे वंत द्वारा भुजा से जुड़े होते हैं। चूसक निर्वात की स्थिति को उत्पन्न करके मजबूती से शिकार के शरीर के साथ साथ अन्य किसी वस्तु पर भी यह चिपक सकते हैं। और ये इसकी संरचना है, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। हम बता रहे हैं ये हेड वाला हिस्सा है और हेड वाले हिस्से के अंदर जो है ये हेड वाला हिस्सा है और ये ट्रंक वाला हिस्सा है। हेड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक जोड़ी आई पाई जाती है। इसके अंदर 4 जो ये एक यहाँ पे जो है ये आर्म्स पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 आर्म्स पाई जाती है और एक जोड़ी जो है ये टेंटाकल्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक स्पर्शक के इसके टेंटिकल्स के ऊपर स्पर्शक शुक्र पाए जाते हैं जो चिपकने के काम में आते हैं। और ये छोटी भुजाएं होती हैं, मजबूत होती हैं और इनके ऊपर भी चिपकने के लिए क्या कहलाते हैं, सक्कर्ष या चूसक पाए जाते हैं और ये आम कहलाते हैं। आपस के अंदर ही आपस में जुड़ी रहती है। ट्रंक वाले भाग की बात हम करते हैं तो ट्रंक के अंदर जो है पीछे वाला भाग जो है, शरीर के पीछे वाला भाग ट्रंक कहलाता है। सेपिया का धड़ लंबा और ढालनुमा होता है। इसका पश्च सिरा या अपमुख सिरा नुकीला होता है। धड़ ऊपर की तरफ से हल्का, उत्तल और अवतल की तरफ से थोड़ा, अधर की तरफ से थोड़ा चपटा होता है। धड़ के पार्श्व किनारों की तरफ झालरनुमा फिन्स या मीन पंख पाए जाते हैं। अपमुखी सतह पर फिन्स एक हाथ द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। फिन्स पानी में आराम के समय तैरने के काम में आता है। फिर आता है इसका मेंटल। सीपिया का धड़ एक मोटी पेशीय प्रावार से ढका रहता है। प्रावार आधार सतह की ओर प्रामेंटल गुहा को घेरे रहती है जिसमें अंतरांग उपस्थित होते हैं। स्वतंत्र मुख्य सतह की ओर मेंटल का किनारा संकड़ी गिरवा को घेरे रहता है। ऊपर की तरफ एक लोब और नीचे की तरफ कॉलर का निर्माण करता है। आगे है इसका साइफन या फन्नल और फन्नल। कीप सिर के नीचे की एक बड़ी शंक्वाकार पेशीय नलिका पाई जाती है जिसे साइफन या कीप कहते हैं जो गिरवा से आगे निकली रहती है। साइफन या कीप एक संकड़े छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है परंतु भीतर की ओर एक चौड़े छिद्र द्वारा मेंटल में खुलती है। कीप के पश्च अधर सतह पर उपस्थित खांचों को प्रावार की उपास्थि या नोक द्वारा समाई रहती है। गमन के समय कीप साइफन पानी की एक तेज धार जोड़ता है जो जंतु को विपरीत दिशा में धकेलता है और इसकी तुलना रूपांतरित मोलस्क के पास से की जाती है। अगला है इसके अंदर पिगमेंटेड सेल्स। सीपिया की स्किन में डर्मिस में कई पिगमेंटेड सेल या क्रोमेटोफोर्स या इरिड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। इरिडोसाइट्स पाए जाते हैं जो रंग बदलने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। जीवित सीपिया बार बार अपना रंग बदलती है। यह कार्य वर्णक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। क्रोमेटोफोर्स 3 प्रकार की होती है, लाल, पीताभ, भूरी और नारंगी। वर्णक कोशिकाएं प्रसरित और संकुचित होकर रंग बदलने का कार्य करती है। इसके लिए पेशीय तंतु जिम्मेवार होता है जो एक तरफ इन क्रोमेटोफोर कोशिकाओं से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ ये पेशीय तंतु त्वचा से जुड़े रहते हैं। इन पेशीय तंतुओं के संकुचन प्रसरण से क्रोमेटोफोर कोशिकाएं प्रसरित और संकुचित होती है। इन कोशिकाओं के प्रसरण से त्वचा का रंग हल्का हो जाता है जबकि इनके संकुचन से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। क्रोमेटोफोर कोशिकाओं की संख्या पृष्ठ सतह पर अधिक होती है जबकि अधर सतह पर इनकी संख्या कम होती है। यही कारण कि पृष्ठ सतह की तुलना में अधर सतह का रंग काफी हल्का पीला होता है। त्वचा में दूसरे प्रकार की वर्णक कोशिकाएं इरिडोसाइट होती हैं।
इरिडोसाइट्स जो पारदर्शी और जालिकापात होती है और ये क्रोमेटोफोर कोशिकाओं के नीचे होती है। ये प्रकाश की किरणों से परावर्तित होकर के क्रोमेटोफोर को रंगों में बदलने का कार्य करती है। सेपिया में रंग परिवर्तन का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अधीन होता है और पिरुजुआ जंतु अपना नरसेकिंग रंग खो देते हैं। अगला है इसके अंदर सेल या कवच। सीपिया में कवच आंतरिक होता है, इसके अंदर इंटरनल कवच होता है। ये प्रावार के ऊपरी सतह पर दसा रहता है। यह पूर्ण रूप से प्रावार को एक थैलेनुमा संरचना में बंद रखता है। इसे उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। कंकाल प्लेटनुमा चौड़ा और अंडाकार होता है। इसका मुख्य सिरा चौड़ा और गोल होता है, जबकि अपमुख्य सिरा संकरा और नुकीला होता है तथा एक तीक्ष्ण कंटिका के रूप में समाप्त होता है। कवच पूर्ण रूप से मर्द कोशिकाएं होती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कठोर एवं प्रतिरोधी कवच अंतःकंकाल की तरह धड़ को मजबूती प्रदान करती है। शरीर में कैल्शियम पदार्थ समांतर परतों के रूप में विन्यासित होता है। बीच बीच में वायु अंतराल पाए जाते हैं, जिसके कारण कवच हल्का हो जाता है और यह कवच तैरने और संतुलन बनाए रखने के अंदर इसकी सहायता करता है। अगला है मेंटल कैविटी। प्रावार गुहा मध्य अधर सतह से एक लंबवत काट द्वारा प्रावार को काटा जाए तो एक बड़ी गुहा दिखाई देती है। यह प्रावार गुहा पीछे की ओर धड़ से शीर्ष तक फैली रहती है। मुख्य सिरे पर एक साइफन या कीप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें बाहर की ओर संकड़ा और भीतर की ओर चौड़ा छिद्र दिखाई देता है। कीप की आधारी सतह पर एक जोड़ी उपास्थीय कोटर या कार्टिलेजिनस सॉकेट्स पाए जाते हैं, जिन्हें कीप उपास्थि कहते हैं। इन उपास्थि कोटरों के सम्मुख प्रावार की भीतरी सतह पर एक जोड़ी अंडाकार उपास्थित गुंडियां पाई जाती है, जिन्हें प्रावार उपास्थि कहते हैं। ये गुंडियां कीप की कोटरों में समाई रहती है, जिन्हें प्रावस्थि उपास्थि कहते हैं। और ये गुंडियां कीप में समाई रहती है। इस प्रकार गिरवा की पृष्ठ सतह पर एक नुक्कल उपास्थि पाई जाती है, जो प्रावार की पृष्ठ उपास्थि में समाई रहती है। प्रावार गुहा दो प्रकार से बाहर की ओर खुलती है। एक तो गिरवा के चारों ओर उपास्थि चौड़े छिद्र द्वारा, दूसरी कीप के सकड़े छिद्र द्वारा। और इस प्रकार इसका प्रावार मेंटल होता है। और इसके अंदर आगे इसका जो है लोकोमोशंस होता है, और लोकोमोशन की बात हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। और इसके अंदर इसका कवच की ये संरचना हम देखते हैं। ये कवच है, इसका कवच की ये संरचना है, और ये इसका आंतरिक संरचना है कि किस प्रकार से हम इसके अंदर आंतरिक संरचना देख सकते हैं। धन्यवाद।